हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एम। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 3 हिंदी संपूर्ण क्रांति के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग इसका संपूर्ण अर्थ हिंदी देखे थे और इस बाई एक्सप्लेन किया है हम इस चैप्टर का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको जरूर एक बार जाकर के देखिएगा, क्योंकि वो जब तक नहीं देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। हम लोग इस क्वेश्चन को बिना आंसर देखे, यानी कि आपको हम बताएंगे और आपके दिमाग में पूरा एकदम याद होते चलेगा। आपको रटना नहीं है कभी हिंदी का क्वेश्चन। हिंदी है, हिंदी से अगर आपको लगता है कि हिंदी रट लेंगे तो भी तो आपके लिए बहुत गलत बात है। सब लोग साइंस रटता है, आप हिंदी रटेंगे तो कैसा लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंदोलन, एक सेकेंड, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे और आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। अब कह रहे हैं कि आंदोलन के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे, तो ये लिखेंगे कि आंदोलन के संबंध में जयप्रकाश के नारायण के यह विचार थे कि हमें उस शांतिमय से एकदम आंदोलन करना है, ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना है, ना ही किसी को क्षति, ना ही किसी इंसान को क्षति पहुंचाना, ना ही किसी के दुकान, ना किसी को हमसे परेशानी होना चाहिए। इस तरह से आंदोलन करना है जिससे हम, नहीं किसी से हिंसा करना है, एकदम शांतिमय से आंदोलन करना है और अपने मांग को पूरा करवाना है। अब हमें जो परेशानी है उसे सरकार को बताना है। ये चाहते थे क्या, आंदोलन हो लेकिन शांतिमय हो, यही उनका संबंध इसमें विचार था। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पर करते हैं। करे आंदोलन का नेतृत्व इस शर्त पे करते हैं कि मतलब बात सबका सुनेंगे हम कि जयप्रकाश जी आप ये ऐसा कीजिए, लेकिन उसका जो क्या होगा, निर्णय होगा मेरा होगा। मैं सुनूंगा सबकी, बड़ों की छोटों की, मतलब सबकी सुनूंगा, लेकिन उसका निर्णय मैं लूंगा। यह नहीं कि कोई मुझे पीछे से आदेश देगा कि मैं वो करूंगा तो मैं इस आंदोलन को छोड़ दूंगा। इस शर्त पे जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं कि मुझे कोई आदेश नहीं देगा, बस सुनूंगा सबका क्या, और लेकिन रिजल्ट यानी कि मैं निर्णय लूंगा खुद। ठीक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। ठीक, इसमें अब फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दें। इस अवधि की कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं। अब कहेंगे कि छात्र जीवन, यानी बोलेंगे जयप्रकाश नारायण ने शुरुआती का शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त किया था। जयप्रकाश नारायण ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव से किया, उसके बाद इंटर पटना से किया, और उसके बाद जब इंटर उनका कंप्लीट हो गया आईएससी से, तो उन्होंने पटना से अब के लिए अमेरिका पढ़ने के चले गए और वहां से वो उन्होंने संघर्ष करके बीए किया। यानी बीए का क्या, बीए फाइनल ईयर में उन्होंने पास कर लिए बीए फाइनल ईयर को। जैसे वहाँ पे होटलों में काम करके, शू पॉलिश करके, कहीं पे ढाबे पे रह के, ये सारी परेशानियों को उन्होंने क्या किया, काम करते करते उन्होंने इकट्ठा पैसा किया और कभी फीस देने के लिए, इस सारी चीज़ों के लिए उन्होंने काम किया और मेहनत किया। इस तरह से उन्होंने अमेरिका में या फिर उनके पूरे जीवन में, छात्र जीवन का उनका ये योगदान रहा कि इस तरह से उन्होंने पढ़ाई किया है। उसके बाद इसी में कहा रहा है क्वेश्चन कि इस अवधि कि कौन सी बातें आपको प्रभावित करता है। हम कहेंगे कि इस अवधि की जयप्रकाश नारायण जब अमेरिका में शू पॉलिश, होटलों में काम करके पढ़ाई करते थे, यही बात हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद देखिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण सबसे घोर कम्युनिस्टवादी थे। अब इसलिए फिर भी वो कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए, यही सवाल है। तो कहेंगे कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन के मुंह से सुना था कि जो देश गुलाम है, उस देश के कम्युनिस्ट लोग अगर उस गुलाम करने वाले के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं तो कम्युनिस्ट असली नहीं है। क्या, जो देश गुलाम है, अगर उस देश में कम्युनिस्ट पार्टी है और उस देश में जो लोग गुलाम करवा रहे हैं उस देश को, या फिर देश पे जो शासन चला रहे हैं उनके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही है तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल ना होकर के कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इतना समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करिए। अब देखिए,
सबसे पहले प्रसंग स्टार्ट करने से पहले या फिर कोई भी चैप्टर हो, प्रसंग अगर आपसे पूछे या फिर कहे कि व्याख्या गढ़े तो उसके क्या कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कहने का मतलब ये जो लाइन है ये जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा गया। आप वो जिस चैप्टर से रहेगा उस चैप्टर का नाम लेंगे, उस राइटर का नाम लेंगे। तो देखिए यहाँ से समझाते हैं, लिखेंगे प्रसंग व्याख्या करने के लिए कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। क्या? प्रस्तुत पंक्ति यानी कि जो लाइन दिया गया है, ये अभी क्वेश्चन नहीं है, पहला ही शुरुआत में लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ क्वेश्चन, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारी करते हैं और उन पर लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। अब करें कि इस लाइन का मतलब यही है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन वे हैं जो इस पे लोगों पे या फिर जो लोग इन पे क्या करते हैं, हड़ताल करते हैं। हड़ताल मतलब आंदोलन करते हैं, उन पे ये शासन व्यवस्था, ये नेतागिरी या फिर ये प्रशासन पे लाठी गोली चलाती है, यही लोग सबसे बड़ा क्या है, डेमोक्रेसी के दुश्मन है। इतना तो समझ में, इस लाइन का मतलब यही था। शुरुआत में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। इतना समझ में आ रहा आपको? ठीक। इसी में का ख नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। देखिए इसमें भी वही चीज सेम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। इस लाइन के माध्यम से जयप्रकाश नारायण कहना चाहते हैं कि हमें किसी पर्सनल व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, उसके बनाए गए नीतियों से झगड़ा है, हमें उसके गलत कार्यों से झगड़ा है। अगर वो गलत करता है तो हमें उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन उससे झगड़ा नहीं है, उसके नियमों से झगड़ा है। इसका मतलब यही है। ठीक, इतना समझ गए आप लोग? इतना समझ में आ गया ना आपको? उसके बाद यहाँ से 5 और 6 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें 11 क्वेश्चन है, तो हम उस सबको भी पहले लिख लेते हैं ऊपर, फिर आपको आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमारा कौन सा 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया। और लिखेंगे कि जयप्रकाश ने अपने भाषण में बापू में महात्मा गांधी, बापू और नेहरू का इस विशेषता का उल्लेख किया कि मैं जब भाषण देता था उनके सामने उनका भी बुराई करता था, फिर भी वो लोग मुझे कुछ नहीं कहते थे। ठीक, क्योंकि मैं उनका क्या करता था, बुराई करता था, फिर भी वो हमें कुछ नहीं कहते थे। उनका भी मैंने आलोचना किया है। दोनों के बारे में क्या कहते हैं कि मैंने दोनों का भी आलोचना किया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज की सरकार क्या कहती है, अगर मैं उनसे सवाल पूछता है तो वो मुझ पर लाठियां, लोगों पे लाठियां, गोलियां बरसाती है। लेकिन उन लोगों की आलोचना करने के बाद भी उन लोगों ने हमें कोई भी मतलब उल्टा सीधा नहीं बोला, उन्होंने सहमत हुए इस बातों से, हम उनका आलोचना किए थे। ये बातें कहते हैं उनकी विशेषता के बारे में। 6ठा नंबर क्वेश्चन कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है और क्या आप जेपी से सहमत हैं, इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे। अब देखिए कह रहा है कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ है चुनाव का खर्चा। ऐसा ही लिखेंगे कि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ चुनाव का खर्चा है। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप जेपी से सहमत हैं, तो हम लिखेंगे कि हाँ, हम जयप्रकाश की बातों से सहमत हैं। उसके बाद लिखेंगे इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव है। तो इसे दूर करने के लिए इसमें चुनाव के खर्चों को कम करना होगा, ताकि इसमें गरीब उम्मीदवार, मजदूर, छोटे वर्ग का लोग, सभी लोग क्या हो सके, उम्मीदवार यानी कि भाग ले सके, खड़ा हो सके। तो क्या होगा, हमें भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं हम लोग। यही ना कि भ्रष्टाचार का सबसे जड़ है चुनाव का खर्चा। हम जेपी की बातों से एकदम सहमत हैं। इसे दूर करने के लिए चुनाव के खर्चे को कम करना होगा, ताकि गरीब लोग, मजदूर, सभी लोग चुनाव में शामिल हो सके। ठीक, 6 को क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 7वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, कह रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। साम्यवाद, देखिए लोकतंत्र तो आपको पता ही होगा, लोकतंत्र का मतलब होता है जिसमें किसी दूसरे से मतलब नहीं है,
हम जो करेंगे खुद हमें अपना है, हम खुद कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी से क्या परमिशन ये वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए दलविहीन मतलब वो किसी भी दल का नहीं होगा, वो अपना निर्दलीय समझते हैं ना, वो अपना दल होगा उसका, वही दलविहीन लोकतंत्र का मतलब होगा कि वो किसी भी दल से संबंध नहीं रखेगा, अपना दल खुद बनाएगा, खुद अपने दल का नेता होगा, खुद अपने दल का मालिक होगा। और साम्यवाद का मतलब है कि वैसा लोकतंत्र जिसमें ना कोई जाति ना कोई धर्म हो। ठीक, समझ में आ गया। दलहीन मतलब कि लोग अपना दल खुद से बनाएगा, खुद उसका नेतृत्व करेगा। और साम्यवाद मतलब ना वहाँ पे कोई जाति धर्म कोई भी नहीं, ऐसा नहीं माना जाएगा। इतना समझ में आ गया। और 8वां नंबर क्वेश्चन है कि संघर्ष समितिया से जयप्रकाश नारायण की क्या उपेक्षाएं थी। तो जयप्रकाश नारायण की संघर्ष समितिया से यह उपेक्षा थी कि जो संघर्ष समितियां है या फिर जो संघर्ष समितियां हम बनाएंगे वो नेताओं के कार्यों पे क्या करेंगे, निगरानी रखेंगे। कार्यों पर संघर्ष समितियों से ये उपेक्षा रखते हैं कि वे लोग नेताओं के कार्यों पर क्या रखेंगे, निगरानी रखेंगे। और जो नेता काम गलत करेगा उसे इस्तीफा दिलवाने का काम करेगी हमारी संघर्ष समिति, ये उससे उपेक्षाएं रखते थे। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। इतना समझ में आएगा। 8 क्वेश्चन। क्या आपको भारी लग रहा है, रटना पड़ रहा है? नहीं रटना पड़ रहा, मुझे उम्मीद है। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं हम भी मतलब बोरिंग लग रहा है तो जा सकते हैं, और पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुने और बताएं कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। अब रहेंगे जयप्रकाश नारायण के इस भाषण का सबसे प्रिय अंश वह है जब वह अमेरिका में जाकर के संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, होटलों में काम करके, शू पॉलिश करके, जो घरों में था उनमें सोने के लिए चरपाई नहीं था, उनके साथ कोई अंग्रेज होता था, तो उन्होंने ये सारे संघर्ष जो भाषण में जिक्र किए हैं, हमें वो चीज़ें प्रभावित करती है। और क्यों करती है? तो वो इसलिए प्रभावित करती है क्योंकि हमें भी उस जीवन में या फिर हमें भी उस तरह के मेहनत करके, हमें भी उस तरह के संघर्ष करके हमें अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, बढ़ोतरी, यानी कि हम भी अपने जीवन में आगे हो सकते हैं उस तरह के अगर हम संघर्ष करते हैं। तो इसलिए हमें क्या प्रभावित करती है इनकी ये बातें। इतना तो समझ में आ रहा होगा। 10th नंबर क्वेश्चन है कि चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या हैं, उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं। देखिए चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण क्या कहते हैं कि चुनाव का सुझाव, यानी कि चुनाव, जो भी चुनाव हो रहा, लोकसभा राज्यसभा, सभी का क्या होना चाहिए, एक ही बार चुनाव होना चाहिए। कहते हैं हम एक ही बार चुनाव होना चाहिए। और लोकतंत्र यानी कि दलविहीन लोकतंत्र होना चाहिए, जिसमें लोग अपना दल बनाए, खुद किसी पार्टी से वोट लेने की, यानी कि किसी पार्टी में शामिल होने की कोई जरूरत नहीं पड़े। जिसको भी क्या करना पड़े, वोट लेने खड़ा होने का मन है वो हो सकता है इसमें। ऐसा ही ये चाहते थे, और ये भी चाहते थे कि चुनाव में लोग खर्चे कम करें, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। ये चुनाव के खर्चे को कम कराना चाहते हैं ताकि गरीब लोग, मजदूर लोग, किसान, हर एक वर्ग के लोग क्या हो सके, चुनाव में शामिल हो सके। ये सुझाव देते हैं। और उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? तो हम इन सुझावों से पूरी तरह से क्या है, सहमत है। हम इन सुझावों से पूरी तरह से सहमत हैं। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपको लग रहा है क्या कि भारी? नहीं, आपको भारी तभी लग रहा होगा जब इसके पहले वाला फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देखे होंगे आप। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको एक बार जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ कि दोनों वीडियो समझ में आएंगे और इससे फिर दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इसका आखिरी क्वेश्चन है कि दिनकर जी यहाँ से का छूट गया। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ था? तो दिनकर जी का निधन जब वहाँ वो ईश्वर अय्यर के साथ गए थे उनके घर पे, तो उनको क्या है, हार्ट अटैक आया। और ये भी पूछ रहे कि कहाँ हुआ, तो दिनकर जी का निधन बिलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। क्या हॉस्पिटल का नाम है कि दिनकर जी का निधन बिलिंगडन नर्सिंग होम में हुआ था। और वो दिल के दौरे के कारण उनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। दिल के दौरे के कारण उनके दिल के दौरा पड़ा था, इसलिए उनको क्या हो गया, उनका निधन हो गया। कहाँ पे? तो नर्सिंग बिलिंगडन होम में। ठीक, नर्सिंग बिलिंगडन होम में। और किन परिस्थितियों में? तो उनको दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गई।
डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किया कि ताकि हम इन्हें बचा लें। तो एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वीडियो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक? कमेंट करना ना भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा, एक लाइक करेंगे आप लोग तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार है और तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ या फिर आपको समझ में आ रहा है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं करना है, ठीक? नहीं तो नहीं करना है। इस वीडियो को भी आप लोग छोड़ के जा सकते थे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से सभी को रिवाइज करते रहिए।